गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है? एम आई ऑडिबल? अरे किसी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ओके। एक बार चेक करना पड़ता है ना ऑडियो और वीडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किया था, एक बार बताना। पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म हमने डिस्कस किया था और पैरामेट्रिक फॉर्म पे एक क्वेश्चन किया था जो थोड़ा सा लेंथी था। तो अपन ने अभी तक स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन है वो ऑल फॉर्म्स डिस्कस कर ली, और हमने ये भी बोला कि इजीएस्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, बट उनके साथ साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इन दोनों का भी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जो रिमेनिंग फॉर्म्स हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जनरल फॉर्म इज जस्ट लाइक कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दे दिया और x और y में एक लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म। To find x intercept of a line, we have to put y equal to 0. To find y intercept, we put x equal to 0. And slope of a line, if line is given in the form of ax plus by plus c equals to 0, then slope of the line is minus a upon b, that is minus coefficient of x upon coefficient of y. तो हमने, और ये पैरामीट्रिक हम सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। अभी तक के पोर्शन में कोई पॉइंट किसी को पूछना है? चलो तो अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में कल अपन ने अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। Line passing through point P, which is root 3 comma 0, and making an angle of 60 degree with positive x-axis in anti-clockwise direction. Meets the curve y square is equal to x plus 2. Meets the curve y square is equal to x plus 2 at A and B. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख रहा हूं विद ऑप्शंस, एंड वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट।
एक बार एक क्वेश्चन लिखो कंप्लीट और सोचो थोड़ा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करना है। लिख लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट कि कोई एक लाइन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग कि हमें लाइन का स्लोप भी गिवन है। थीटा इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो स्लोप जो है वो √3 हो गया। तो हमें पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से लाइन की प्रॉपर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर बोला है क्वेश्चन की वो जो लाइन है वो इस वाले कर्व को ए और बी पे कट कर रही है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लें कि मान लो कोई एक कर्व इस तरह से है। अभी अपन ने पैराबोला पढ़ा नहीं है, ऑल्दो ये पैराबोला की इक्वेशन है, बट यहाँ पर शेप से अभी अपन को कोई मतलब नहीं है, कोई यूज ही नहीं है उसका। तो ये लाइन जो है वो इस कर्व को ए और बी पे कट कर रही है, ठीक है। और पॉइंट पी इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट है, वो यहाँ भी लाई कर सकता है, या यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब बस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि मान लेते अपन पॉइंट पी यहाँ पे मान लिया अपन ने। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पी ए प्लस पी बी डिस्टेंस, पी ए प्लस पी बी या पी ए माइनस पी बी या पी ए इंटू पी बी डिस्टेंसेस फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट सिचुएशन कि अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं पता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सभी लोग उस मेथड को सोचो कि विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म वी कैन स्टिल सॉल्व दिस क्वेश्चन। और उसके लिए अप्रोच क्या होगा कि अगर अपन को कुछ मैनिपुलेशन करके ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंसेस आ जाएंगी, और फिर हम पी ए प्लस पी बी या पी ए माइनस पी बी जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो फाइंड कर लेंगे। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे अपन विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म वाले मेथड में। तो एक बार देखो कि ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, बताओ। सर जो पहला इंफॉर्मेशन दिया है एंगल ऑफ 60 डिग्री इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करके जो दो इक्वेशंस है दोनों इक्वेट करके दो आंसर्स आएंगे। ठीक है कि हम पहले जो मतलब कुल मिला के जो हमने अभी डिस्कस किया कि लाइन जो क्वेश्चन बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, बिकॉज पॉइंट पता, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन मिल गई, कर्व की इक्वेशन क्वेश्चन ने बता रखी है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और सॉल्व करने का मतलब क्या कि लाइन की इक्वेशन जो भी जैसे आ जाएगा, मैं अगर इसको मेथड 1 करके लिखूं तो जो लाइन है ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस √3। तो ये आ गया √3x माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे। कर्व की इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू √3x माइनस √3x माइनस 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे। हम x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कुछ भी है। यानी कि या तो हम इन दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर लेंगे या फिर हम y को एलिमिनेट कर लेंगे। तो अभी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बस ये वाला पार्ट कैलकुलेशन का है कि यहाँ से x या y को एलिमिनेट करके y या x में एक क्वाड्रेटिक बनाना होगा। फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें y या x का के दो आंसर्स मिलेंगे। उन दोनों आंसर्स को लाइन में पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग a और b दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और फिर हमें PA और PB डिस्टेंसेस फाइंड करना है। अब यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन जो मैंने बोला है तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ कोई ज्यादा टफ लेंदी है, टफ तो नहीं है, बट ये लेंदी हो जाता है बिकॉज इक्वेशंस से जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो x और y के आंसर्स इरेशनल आ जाते हैं। जस्ट अगर मैं एक बार ट्राई करें तो ये हो जाएगा एक बार यहां तक नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कैलकुलेशन करता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन दो पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये समझाने के लिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म से कई बार कैलकुलेशंस रिलेटिवली सिंपल हो जाती है, और दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म का प्रॉपर एप्लीकेशन
क्या है। तो पहले हम विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां तक सारा नोट कर लो, कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो y की जो वैल्यू है वो √3x माइनस √3 x के प्लेस पे पुट किया और y के प्लेस पे, तो √3x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 √3x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 6 √3 प्लस 1 x प्लस 7 इक्वल टू 0। देख रहे हो जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो कितनी बेकार सी क्वाड्रेटिक बन रही है। और अब इसको सॉल्व करके हमें x फाइंड करना है, फिर जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें लाइन में पुट करके y फाइंड करना है, और फिर जो पॉइंट्स आएंगे उनका पॉइंट √3, 0 से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये वाला मेथड कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, बिकॉज x की वैल्यू अगर कोई क्वाड्रेटिक सिंपल बन जाता जिसमें x का सॉल्व करने के बाद वैल्यू 2 और 5 आता था फॉर एग्जांपल, तब तो फिर बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब ये कैलकुलेशन करने में ही अपन को काफी टाइम लग जाएगा, मतलब मेरा तो अभी इनफैक्ट मन ही नहीं हो रहा सॉल्व करने का आगे, ठीक है। बट अभी देखना आगे का जो मेथड है वो सभी को क्लियर है। मैं अभी इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ कि मैंने कल भी बोला था कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट उस मेथड से जाएंगे तो कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा। तो एक बार वापस से देखते हैं कि क्वेश्चन ने बोला एक कर्व है और एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड की, लाइन और कर्व दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए तो हम पीए और पीबी डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे, पीए और पीबी डिस्टेंस आ गई तो ये सारे ऑप्शंस इजीली चेक हो जाएंगे, ठीक है। अब मेथड 2 कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे ये चीज समझ आ गई। हमने कल क्या बोला था कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब एक लाइन पे गिवन पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट्स का यूज करवा रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पीए और पीबी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ए और बी पॉइंट जो हैं वो कर्व पे लाई कर रहे हैं, और सारे ऑप्शन में क्वेश्चन ने पीए डिस्टेंस और पीबी डिस्टेंस की बात की है, ठीक है। तो हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो पीए डिस्टेंस है वो r1 है और जो पीबी डिस्टेंस है वो r2 है, ठीक है। तो पॉइंट पी का पॉइंट ए का पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है वो √3, 0 है। तो पॉइंट ए का पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा, थीटा इन दिस केस क्वेश्चन ने हमें 60 डिग्री दे रखा था, तो r cos थीटा विल बी इक्वल टू r/2। इन दिस केस r1 cos थीटा, r1 sin थीटा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस कर्व, तो हम इसको भी इस कर्व पे पुट करेंगे, इसको भी इस कर्व पे पुट करेंगे, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस चीज को भी हम किस तरह से कर सकते हैं एक बार ढंग से समझना, बिकॉज तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा उसका यूज आएगा कि इन दिस केस ये जो दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों ही पॉइंट्स √3 प्लस r/2 √3 इंटू r/2 इस वाली फॉर्म में गिवन है। एक में r के प्लेस पे r1 लिखा हुआ है और एक में r के प्लेस पे r2 लिखा हुआ है, और हम बोल रहे हैं कि हमें दोनों ही पॉइंट को इस कर्व y² इक्वल टू x+2 पे लाई कराना है। तो हमने क्या किया, बजाय दोनों को लाई कराने के ओनली इस वाले पॉइंट को लाई कराया। एक बार देखो,
इस पॉइंट को अगर लाई कराया तो दिस बिकम्स √3r अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ये बन गया। इसको सिंपलीफाई करके लिखना है तो लिख लो, तो वो बन जाएगा 3r² माइनस 2r माइनस 4 इंटू 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। 3r² माइनस 2r माइनस 4 इंटू √3 इक्वल्स टू 0। अब ये r में क्वाड्रेटिक है, इस r की क्वाड्रेटिक का हम सम ऑफ द रूट, अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो r1 एंड r2 होंगे, बिकॉज हमने कहा था कि r के प्लेस पे हम ये वाला पॉइंट पुट करने वाले थे, तो ये वाला पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा एंड ये वाला पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल तुमसे ये बोल दिया जाए कि इफ 3α² प्लस 4α माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है एंड 3β² प्लस 4β माइनस 5 इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि दैट मींस कि इक्वेशन 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर फर्स्ट टू लाइंस गिवन है तो हम लास्ट लाइन बोल सकते हैं। वही हमने कहा कि अगर हम r1 को पुट करते और r2 को पुट करते और जो दो इक्वेशन बनती उसकी जगह हमने डायरेक्टली r को पुट कर दिया और बोल दिया कि ये जो r में इक्वेशन बन रही है दिस इक्वेशन हैज रूट्स एज r1, r2। ठीक है, अब हम r1 प्लस r2 की वैल्यू और r1 इंटू r2 की वैल्यूज लिखेंगे। तो r1 प्लस r2 बोलो क्या आ रहा है इन दिस केस, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। r upon 4 bracket open सर 2/3 2/3 r में तो क्वाड्रेटिक है ना, एक बार अब देखना यहां तक जो मैंने लिखा है ये वाली बात समझ आ गई। अभी मैं इसके आगे का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो चीज क्लियर है क्या? और अभी तक कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इरिटेट करे, जैसे कि इस केस में तो क्या था, इस नंबर को कैलकुलेट करने में बिल्कुल मतलब मजा ही नहीं आएगा। एग्जाम में अगर आ गया तो ऐसा लगेगा इस क्वेश्चन को तो छोड़ दें वही बेटर है। बट अभी हमने जो मेथड 2 लिया है उसमें कोई ऐसी बेकार कैलकुलेशन अभी तक तो नहीं हुई है। ठीक है, एक बार यहां तक देखो तो सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स ए और बी को जो कंसिडर किया है ये स्टेप 1 है, ये क्लियर है या नहीं है। सेकंड, फिर हमने कहा कि ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं तो इस पॉइंट को हमने इस फॉर्म में ले लिया एंड सिंस ए एंड बी आर लाइंग ऑन गिवन कर्व y² इज इक्वल टू x+2, तो हमने a और b को उस पर लाई करा के क्वाड्रेटिक बना लिया और फिर क्वाड्रेटिक की हेल्प से r1 प्लस r2 और r1 इंटू r2 लिख लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का फाइनल स्टेप कि देखो अभी कई बार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी r1 इंटू r2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और हमने जब पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि जो डिस्टेंस अपन यूज करते हैं वो सॉरी वो डिस्टेंस r नहीं होता, वो डिस्टेंस मॉड ऑफ r होता है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन r जो है वो पैरामीटर होता है, तो r की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, डिस्टेंस की टर्म में बोला जाएगा तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो अभी r1 इंटू r2 नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कि जो पैरामीटर्स r1 एंड r2 हैं वो अपोजिट साइन के हैं। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए होगा तो हम मॉड ऑफ r1 मॉड ऑफ r2 लिखेंगे एंड सिंस हमने मॉड लिया है तो दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर मॉड ऑफ r1 मॉड ऑफ r2 की बात कर रहे हैं तो मॉड ऑफ r1 इज pa डिस्टेंस एंड मॉड ऑफ r2 इज pb डिस्टेंस, तो pa इंटू pb का आंसर तो ये आ गया। और ये हमने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ एंड डी ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज दो डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव नहीं आ सकता। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यस और नो, और अगर क्लियर है
तो अब देखो कि R1 प्लस R2 की वैल्यू 2/3 आ रही है, R1 प्लस R2 2/3 है, तो ए ऑप्शन आंसर होगा या बी ऑप्शन आंसर होगा? R1 प्लस R2 2/3 है, R1 इंटू R2 नेगेटिव है, तो ए ऑप्शन आंसर होगा या बी ऑप्शन? सायराम ने बोला ए ऑप्शन, और लोग बताओ। तो अब वापस से समझेंगे इस चीज को, क्या कि हमने पी ए किसे बोला है? मॉड ऑफ R1 को दिशा ने बोला है बी ऑप्शन, और R1 इंटू R2 नेगेटिव है, इसका मतलब कि इन दोनों में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। हमें नहीं पता कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि R1 नेगेटिव है, लेट R1 इज नेगेटिव, इसका मतलब कि देन R2 is positive because only one is negative. If R1 is negative, तो mod of R1 जो है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि mod of R1 will be equal to minus R1, that is PA distance will be equal to minus R1, because एक माइनस लगाने से अब ये नंबर, ये वाला नंबर पॉजिटिव बन गया। तो mod of R PA is equal to minus R1 and PB is equal to plus R2. तो R1 प्लस R2 का मीनिंग हो गया माइनस PA प्लस PB। तो R1 प्लस R2 का मीनिंग अगर ये हो गया, तो फिर PA माइनस PB का मॉड ले लिया, तो आंसर 2/3 PA माइनस PB का आएगा, ना कि PA प्लस PB का। अगर R1 इंटू R2 पॉजिटिव आ जाता, तो फिर PA प्लस PB जो है वो 2/3 हो जाता, बट सिंस R1 इंटू R2 नेगेटिव आ रहा है, तो हमने बोला कि एक पैरामीटर नेगेटिव है एक पैरामीटर पॉजिटिव है, तो हमने अगर R1 को नेगेटिव बोल दिया तो फिर यहाँ पे PA के साथ माइनस साइन आ गया। अगर हम R2 को नेगेटिव बोल देते तो ऑलरेडी हमारा PA माइनस PB इक्वल टू 2/3 आ जाता। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, और हमारा जो आंसर है वो बी एंड सी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार ये सॉल्यूशन सारा नोट कर लो, और कोई पॉइंट जैसे समझ नहीं आया बाई चांस तो वो डिस्कस कर लो। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था ये वाला, और ये इसका रीजन क्या, बिकॉज R1 इंटू R2 इज नेगेटिव, तो वन ऑफ देम इज नेगेटिव, अदर वन इज पॉजिटिव। हाउ डिड वी गेट m? m मतलब स्लोप ऑफ लाइन। क्वेश्चन ने इंक्लिनेशन गिवन था थीटा, तो tan 60 डिग्री इज √3 स्लोप। यही डाउट है, कुछ और डिस्कस करना है? ओके तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब अपने पास लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स, कैन एक्सप्लेन द सिंप्लिफिकेशन व्हेन वी फॉरगॉट a and b on y2 y square equal to x plus 2। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 में जब हमने ए और बी को ड्रॉ किया, तो हमने कहा ए और बी को मार्क किया, तो ए एंड बी दोनों पॉइंट्स इसी टाइप के हैं, तो हमने बजाय दो अलग अलग इक्वेशंस बनाने के, हमने एक ही इक्वेशन बना ली। ठीक, उस इक्वेशन में y की जगह y कोऑर्डिनेट विच इज √3 r/2, x के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, तो r में एक क्वाड्रेटिक बन गई सिंप्लीफाई करके, 4 से मल्टीप्लाई किया और सारा कुछ इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आर्यन यही डाउट है? ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज
लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब कि लाइन की इक्वेशन हो गई, तो हम उसकी बात कर ही रहे थे। अगर तुमसे बोला जाए कि ड्रॉ द लाइन 3x + 4y = 24 ऑन xy प्लेन, तो हर कोई ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ने, जैसे हमने बोला अभी कि 3x + 4y = 24, तो ये तो लाइन की इक्वेशन है। बट अगर क्वेश्चन ने ग्रेटर देन और इक्वल टू करके बोल दिया कि इससे जो रीजन बनेगा वो रीजन ड्रॉ करूं, तो वो है, ये अब है लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, मतलब जेई मेंस में ये टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग करके, और वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसमें क्या है कि इस तरह की सिचुएशन होती है, या पहले मैं एक बार सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ। क्वेश्चन की शेड रीजन in xy plane which is given by 2x + y < 5, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो हमने कहा कि ये xy प्लेन है। सबसे पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को नोट करके xy प्लेन में 2x + y = 5 लाइन ड्रॉ कर लो सभी लोग। 2x + y = 5। तो x = 0 पे y का वैल्यू 5 आ रहा है, y = 0 पे x की वैल्यू 5/2 आ रही है। तो ऐसे कोई लाइन बन जाएगी। ठीक है। अब सिंस इनइक्वालिटी है, तो या तो इस लाइन के राइट साइड वाला पोर्शन हमारे आंसर में आएगा, या फिर इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हमारे आंसर में आएगा। तो तुम लोग बताओ राइट या लेफ्ट, कौन सा पोर्शन आंसर में आएगा? लेफ्ट। हाँ, वेदांत लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई से भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, तो हम एक्स को 1 पुट कर सकते हैं। तो दिशा ने बोला लेफ्ट, और किसी का आंसर राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि लेफ्ट डिसाइड कैसे किया? और सर क्या है? क्या लेफ्ट कैसे डिसाइड किया कि लेफ्ट रीजन आएगा? सर फॉर एग्जांपल जो पॉइंट है 0,0 जैसे वो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम राइट की लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो व्हेन वी पुट x एंड y एज 0,0 जो वैल्यू है वो <5 है, तो हमको पता है कि जो लेफ्ट साइड है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बिल्कुल सही मेथड है कि हम यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट जिसकी पोजीशन हमें इस लाइन के रेस्पेक्ट में पता है, एनी वन फिक्स पॉइंट जिसकी पोजीशन हमें इस लाइन के रेफरेंस में पता है कि वो उसके राइट में है कि लेफ्ट में है, वो कंसिडर कर लेंगे। और इजीएस्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज 0,0। ऑल्दो 0,0 हमने बोला एक बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल पॉइंट है, लेकिन हमें तो ये भी कंफर्म है कि -5, -7 वाला पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो डेफिनेटली लाइन के लेफ्ट साइड में होगा, या फिर 38,29 इस टाइप का कोई पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत आगे लाई करेगा वो लाइन के राइट साइड में होगा। तो कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट अपन ले सकते हैं, बट हमने कहा कि कैलकुलेशन सिंपल रहे तो हमने सबसे सिंपल पॉइंट 0,0 कंसिडर किया, और 0,0 को लाइन में पुट करके चेक किया कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये लाइन में नहीं, मतलब कि इस लीनियर इनइक्वेशन में, तो 0 + 0 < 5 सही बात है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वही रीजन हमारा आंसर हो जाएगा जिस रीजन में पॉइंट 0,0 लाई कर रहा है, और 0,0 लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है,
तो ये सारा की सारा रीजन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो शेड करने वाली बात हो गई और डिसाइड करने वाली बात कि कौन सा रीजन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये, और इसमें ऑलवेज इतना ही सिंपल है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। अच्छा, कई बार मैंने भी कहा कि अगर मान लो कोई लाइन ऐसी है जिसपे 0,0 लाई कर रहा है, ऐसे कुछ गिवन होता कि ये लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और क्वेश्चन बोल रहा होता कि y इज लेस देन x, ये वाला रीजन ड्रॉ करना है, तो तुम बताना कि रीजन ए आंसर में आएगा या रीजन बी आंसर में आएगा। y लेस देन x ड्रॉ करना है। बी। और कोई? y लेस देन x के लिए y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लिया, अब इसका a रीजन आंसर में आएगा या b रीजन आंसर में आएगा, ये बताना है। a रीजन का मतलब ये वाला रीजन है और b का मतलब ये वाला है। ओजस ने बोला बी। और लोग भी क्लास में जो अपन क्वेश्चंस ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट किया करो, ज्यादा कुछ टाइप भी नहीं करना। अगर माइक नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर बोल के बता सकते हो तो बेटर है। तो यहाँ पे हमने सिंस 0,0 तो ऑलरेडी इस लाइन पे, उसको तो यूज कर नहीं सकते, तो हम कोई ऐसे पॉइंट को यूज करेंगे जिसका हमें पोजीशन पता है। तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट ले लिया 4,-5 और 4,-5 को यहां पुट किया तो -5 इज लेस देन 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमारा बी वाला जो रीजन है वो आंसर हो जाएगा। हम पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट का भी ले सकते थे, सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो जब यहां पुट करेंगे तो वाई इज लेस देन एक्स, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेकंड रीजन वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला रीजन हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, तो उसके अपोजिट वाला आ जाएगा इस तरह से। तो ये तो एक सिंपल इनइक्वेशन है जिसको हमें ड्रॉ करना है। लेकिन जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि इफ x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, 3x plus 4y less than equal to 12, x 0 पे y 4, तो ये हो जाएगा x plus x minus y plus 2 greater than equal to 0. Then find maximum value of z is equal to 5x minus 3y। एक बार एक क्वेश्चन लिखो। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में है ओनली, और उसमें भी, और इसमें बस मैं ओनली ये वाला क्वेश्चन जो है ओनली इतना ही है और कुछ है ही नहीं इसमें, बट क्वेश्चन भी रेयरली आता है, कभी कभी आता है। ओनली मेंस में है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नोट कर लिया, वो जो फर्स्ट 4 इनइक्वेशंस हैं उनको एक्स वाई प्लेन में एक डायग्राम में मार्क करो और उन 4 इनइक्वेशंस का जो कॉमन रीजन है वो शेड करना है। जैसे फर्स्ट इनइक्वेशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों की हेल्प से तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन जिसमें 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x minus y plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसको शेड करो।
x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि x को 0 पुट करके सीधे y मिल जाता है, y को 0 पुट करके सीधे x मिल जाता है, तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम x को पुट करके y x को 1 पुट करके y फाइंड कर सकते हो, x को 3 पुट करके y फाइंड कर सकते हो, कुछ भी। तो ये तो फर्स्ट लाइन बन गई। अब इस फर्स्ट लाइन के लिए डिसाइड कर, इस वाली लाइन के लिए डिसाइड करना है कि इसके कौन से साइड का पोर्शन हमारे आंसर में आएगा, साइड ए का पोर्शन आएगा या साइड बी का पोर्शन आएगा। बताओ इस लाइन के रेस्पेक्ट में 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, साइड ए आएगा या साइड बी आएगा। एक आंसर बोला गया ए साइड, बी साइड, वेदांत और दिशा ने बोला है बी साइड, साइड बी आएगा। कैसे? ओजस का भी ठीक है कि अगर हम ओरिजिन को पुट करें तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन वाला रीजन आना चाहिए। तो ओरिजिन वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो बी वाला साइड हमारे रीजन में आएगा। अभी हम ड्रॉ कर लेंगे, बट एक बार इसका भी बात कर लें। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू, अच्छा ये लाइन मैंने ये ले ली क्या? चलो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 आ रहा है और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है अगेन कि साइड P या साइड Q। मैंने PQ लिख दिया क्योंकि A भी पहले यूज कर रखा था। तो साइड P आएगा या साइड Q आएगा इसके लिए? क्यू। Q। और कोई? Q Q P। 0,0 को पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0,0 को पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है। और अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर 0,0 को कंटेन करने वाला रीजन आना चाहिए, और 0,0 को तो P साइड कंटेन कर रहा है। देखो बात समझ आ रही है क्या? 0,0 को पुट किया तो ये बना 0 माइनस 0 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये बिल्कुल सही बात है कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0,0 हमारे आंसर में आना चाहिए। 0,0 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये अगर आंसर में आएगा तो तभी आएगा जब P वाला रीजन हमारे आंसर में आए। तो देखना अभी क्लियर है क्या कि इस सिचुएशन में P वाला रीजन हमारे आंसर में आएगा। तो अभी हमने जो बोला कि अब इन सबका कॉमन पोर्शन, इन सबका कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्योंकि मैंने कहा था कि इसका तो ये रीजन हमारे आंसर में आएगा और इसका ये रीजन हमारे आंसर में आएगा। x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन सब का कॉमन पोर्शन ये जो हमने अभी शेड किया है, ये वाला रीजन आएगा। तो ये तो है किसी भी क्वेश्चन में जो डिफरेंट इनइक्वेशंस हैं उनका रीजन शेड करना। बट क्वेश्चन ने तो पूछा था कि z इज इक्वल टू 5x माइनस 3y के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो ये बड़ा आसान सा काम है, बट उससे पहले अभी तक जो हमने बात की है वो समझ आनी चाहिए कि हमने कौन सा रीजन शेड किया है, और जो रीजन हमने शेड किया है उसके सारे इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी 0,0 है, दिस पॉइंट इज मार्क्ड
4,0, ये वाला जो पॉइंट था जो हमने भी ड्रॉ किया था ये 0,2 था, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 होता है ना, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू 4/7 आ गई, y की वैल्यू 4/7 प्लस 2 18/7 आ गई। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x के लिए तो 4/7 तो 12/7 और y की वैल्यू 18 इंटू 4 72 प्लस 12 84। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ गए 4/7 कॉमा 18/7। फोर बाय सेवन कॉमा 18/7। ठीक है, तो हमने सबसे पहला तो जो इनइक्वेशंस गिवन है इनको ड्रॉ किया, फिर इनके कॉमन पोर्शन को फाइंड किया कि कौन सा कॉमन पोर्शन है, फिर जो भी कॉमन पोर्शन आ रहा है उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। और जब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक कॉर्नर पॉइंट थ्योरम होता है, और वो थ्योरम सिंपल सी बात क्या बोलता है कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो हमें अलग अलग नंबर्स मिल जाएंगे। उन नंबर्स में से जो भी मिनिमम या मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे z मिनिमम या z मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा। तो अगर हमने इस पॉइंट को a नाम दिया, इस पॉइंट को हम b नाम दे देते हैं एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज c, तो z की वैल्यू ओरिजिन पे तो 0 आ रही है, z की वैल्यू a वाले पॉइंट पे 20 आ रही है, z की वैल्यू b वाले पॉइंट पे 20/7 माइनस 36/7 यानी कि -16/7 आ रही है, z की वैल्यू c वाले पॉइंट पे -6 आ रही है। तो इन चारों वैल्यूज में से जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछा था। अगर क्वेश्चन ने हमसे मिनिमम पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता, अगर z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को बोला होता तो आंसर क्या हो जाता, 0,0। नहीं नहीं, वैल्यू वैल्यू तो इनमें से आएगा ना, 0 20 -16/7 और -6, मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितना हो जाता, -6। ये जो चार नंबर्स आ रहे हैं नहीं नहीं, -6 इज स्मॉलेस्ट नंबर, करेक्ट, -6 और -16/7 तो अप्रोक्सीमेटली -2 पॉइंट समथिंग ही हुआ, तो -6 इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो z मिनिमम का आंसर -6 हो जाता और z मैक्सिमम का आंसर 20 आ रहा है। तो अभी अपन ने जो लास्ट 5-10 मिनट्स में डिस्कस किया है ना, ओनली यही है लीनियर प्रोग्रामिंग में जेई मेंस के पर्पस से, और तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार देखो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्या किया, क्लियर है क्या। स्टेप 1, ड्रॉ ऑल इन इक्वेशंस। ठीक है, स्टेप 2, जो शेड हमने पोर्शन किया है ऑल इन इक्वेशंस का कॉमन पोर्शन जो शेड किया है उसके कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। एंड लास्ट स्टेप 3, कि कॉर्नर पॉइंट्स पे जो भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है उसकी वैल्यूज फाइंड कर लो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं उन नंबर्स में से जो भी मिनिमम नंबर है वो z मिनिमम का आंसर, और जो भी मैक्सिमम नंबर है वो z मैक्सिमम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं अपन। तो हमने अभी डिस्कस किए डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशंस, अब अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस।
मान लो कि ऐसे कोई दो लाइंस है, ठीक है, इस लाइन का इंक्लिनेशन अगर θ1 है, यानी कि स्लोप जो है वो m1 है, और इस लाइन का इंक्लिनेशन θ2 है, यानी कि स्लोप m2 है, तो इंक्लिनेशन θ1 का मीनिंग क्या हुआ कि दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक है, अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, मान लो वो एंगल ये है थीटा, तो डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये समझ आता है सभी को कि फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, एंड सेकंड लाइन का θ2 है। दोनों तरफ tan लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1, और tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला सबको पता ही है, इन दिस केस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब हमने बोला था कि सिंस θ1 इंक्लिनेशन है तो स्लोप को हमने m1 बोला, तो इसका मतलब कि m1 इज इक्वल टू tan θ1, तो tan θ1 के प्लेस पे हम m1 रिप्लेस कर सकते हैं, और tan θ2 के प्लेस पे हम m2 रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ये tan थीटा का आंसर आ गया। बट अब हम ये तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला डेराइव कर लिया, अभी तक का जो पार्ट है वो तो डेरिवेशन वाला पार्ट है, लेकिन अपन को अब एग्जाम के पर्पज से ध्यान क्या रखना है अब उसके लिए कि अगर दो लाइंस गिवन है, अब हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ नहीं कर रहे, इफ वी आर गिवन विद टू लाइंस एंड स्लोप्स ऑफ लाइंस आर m1 एंड m2, तो इन दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स होंगे। अगर हमने एक्यूट एंगल को थीटा बोल दिया तो एक एंगल ये वाला भी तो होगा, which will be obtuse angle, and value of this angle will be pi minus theta if theta is acute angle। तो हम बोल रहे हैं कि if theta is acute angle between two lines whose slopes are m1 and m2, then tan theta, since theta acute angle है तो tan theta का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए उसके लिए अपन क्या कर लें, मॉड लगा देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मॉड के अंदर लिखा है तो m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, एक ही बात है। तो if theta is acute angle then value of tan theta we can find by using this formula, and in this case अगर क्वेश्चन पेपर ये बोले कि नहीं हमें तो ऑब्ट्यूज एंगल ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे। एक्यूट एंगल अगर थीटा आ गया, इस फॉर्मूले से एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे, एक्यूट एंगल अगर थीटा आ गया तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर हो जाएगा। तो दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमें एग्जाम के पर्पज से ओनली यहां से जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और इससे पहले जो लिखा है वो इसका डेरिवेशन है। तुम लोग ये नोट कर रहे हो या मैं बाद में नोट्स भेज दूं तुम्हें? Sir, we'll note it. ओके।
इसके बेसिस पे अगर अपन बात करें कि पैरेलल लाइंस, तो तुम्हें ये तो पता ही है ऑलरेडी कि पैरेलल लाइंस बोलते किन्हें है, परपेंडिकुलर लाइंस। ये भी आइडिया है कि परपेंडिकुलर लाइंस किन्हें बोलते हैं। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करें तो वी कैन से दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90। ठीक है, तो अब हम हैंड टू हैंड बात कर लेते हैं एंगल के साथ ही, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। अगर एंगल 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां से m1 इक्वल्स टू m2 मिल रहा है। समझ आ गया? इफ एंगल इज 0, थीटा इज 0, देन विल गेट m1 इक्वल्स टू m2। बट इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो m1 और m2 में क्या रिलेशन मिल रहा है? इफ थीटा इज 90 डिग्री, जैसे हमने बोला कि थीटा 0 है तो m1 इक्वल्स टू m2 मिल रहा है। इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो m1 एंड m2 में क्या रिलेशन हमें मिल रहा है इस फॉर्मूले से? नहीं समझ आया? तो नेगेटिव tan इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या? कोई भी नंबर डिफाइन कब नहीं होता? जब उसके डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, तभी डिफाइन नहीं होता। डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब कि इस फॉर्मूले का डिनोमिनेटर 0 हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले का डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है? 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। तो हमें मिल गया m1 m2 इज इक्वल टू -1। अभी मैं नोट कराऊंगा अभी आगे, बट पॉइंट कि थीटा 0 पुट किया तो m1 इक्वल टू m2 मिल गया, और थीटा 90 डिग्री पुट किया तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 मिल गया। तो फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर इसके बाद लिखता हूं, if lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are first situation. If these two lines are first situation, parallel and distinct, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Second situation, coincident lines. Then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब पैरेलल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? तो उसे स्टेटमेंट से क्लियर है कि दो लाइन है विच आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या है? एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, मतलब कि सेम ही लाइंस हैं, एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या हो गया कि बिल्कुल सेम लाइन। फॉर एग्जांपल अगर ये बोला जाए कि 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and 2x plus 3y plus 5 equal to 0. These two lines are parallel and distinct. ठीक है, these two lines are parallel and distinct. ठीक है, अब इसमें चेक करोगे तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आ रहा है, but is not equal to c1 upon c2 आ रहा है। लेकिन जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो वो क्या होती है कि एक लाइन की इक्वेशन तो 2x plus 3y plus 4 equal to 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन 4x plus 6y plus 8 equal to 0।
तो ये इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिखने में तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस लग रही हैं, बट एक्चुअल में ये सेम लाइन की ही इक्वेशंस हैं। और इन दिस केस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज फर्दर इक्वल टू c1/c2 होल्ड कर रहा है। तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब तो हो गया सेम लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन, एंड पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया। परपेंडिकुलर लाइंस, और इसके लिए कंडीशन है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये अपन को कंडीशन ध्यान रखनी है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। और इफ लाइंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अच्छा, उससे पहले कि ये वाली कंडीशंस कैसे आई, ये वाली कंडीशन जो है वो हमने यहीं से बनाई है। कैसे बनाई कि जो फर्स्ट लाइन वहां गिवन है उसका स्लोप कितना है, -a1/b1, समझ आ रहा है। सेकंड लाइन का स्लोप इज -a2/b2, और पैरेलल लाइन के लिए हमें m1 इक्वल टू m2 करना है। तो ये माइनस कैंसिल हुआ और a2 और b1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो विल गेट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो हमने ये एक कंडीशन जो बनाई है वो इसी से बनाई है। इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तुम लोग अब जैसे हमने अभी मैंने जो पैरेलल की कंडीशन बताई थी वैसे ही a1 b1 और a2 b2 में परपेंडिकुलर के लिए कुछ कंडीशन बन जाती है। तो इसका यूज करके वो कंडीशन बनाओ, सिंपलीफाई करो, क्या देखो या प्रूव करो कि देखो वो कंडीशन जो है वो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 आ जाती है सॉल्व करने के बाद। तो ये तुम्हें अब प्रूव करना है, तो इक्वेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखना कि मैनिपुलेशन में क्या करोगे जिससे कि a1 a2 plus b1 b2 equals to 0 आ जाए if these two lines are perpendicular to each other। ओके, तो ये स्लोप का ही यूज करना है बस अपन को। तो मैंने कर लिया है। तो इन दिस केस क्या कि m1 जो लिखेंगे वो -a1/b1 है, m2 इज इक्वल टू -a2/b2, एंड परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम m1 m2 इक्वल टू -1 कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो m1 which is -a1/b1, m2 -a2/b2, ये वाले दोनों माइनस तो वैसे कैंसिल हो गए, और न्यूमरेटर a1 a2 जो डिनोमिनेटर का b1 b2 है उसको हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर राइट साइड को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमें ये और ये पता होना चाहिए कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम नोट करके जो अब अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो वाले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्पज से, कि अगर हमें कोई भी एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन या इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करनी है, तो उसे कैसे लिखना है। बट उससे पहले तो मुझे ये बताओ, शायद हमने अभी तक डिस्कस किया नहीं, कि एक्स एक्सिस भी एक लाइन ही है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बताओ। equal to 0।
y इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस भी अपन अभी लिख लेंगे और उनके पैरेलल लाइंस भी लिख लेंगे। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि इफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस दैट इज वर्टिकल लाइन, तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस आर नॉट डिफाइंड। अगर वर्टिकल लाइन का स्लोप ही डिफाइंड नहीं है तो हम फिर ये वाला कंसेप्ट भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए सिंस m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, तो दो फाइनाइट नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर पाए हम। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस आर डिफाइंड। ठीक है, अब एक बार बोर्ड पर देखना कि अगर हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी गिवन लाइन है और इसके पैरेलल कोई लाइन कंसिडर करनी है, तो हमने मेथड क्या लिया है कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको तो एज इट इज कॉपी कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि वेरिएबल पार्ट एज इट इज कॉपी कर लो, बस कांस्टेंट को चेंज करना है। और ये वाला के तुम लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी रख लो, कुछ भी चलेगा, मतलब कि तुम ये भी ले सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सम के, और k की वैल्यू के लिए क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो उससे अपन को k का वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बट हमने बोला कि पैरेलल लाइन के लिए वेरिएबल पार्ट को सेम रखना है, लेकिन अगर हमें गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करनी है तो परपेंडिकुलर में हमने मेथड क्या लिया कि अभी x का कोफिशिएंट a है, x के मल्टीप्लीकेशन में a है, y के मल्टीप्लीकेशन में b है, तो यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दिया, x का कोफिशिएंट y के साथ आ गया और y का कोफिशिएंट x के साथ आ गया। इंटरचेंज करने के बाद दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट का साइन भी चेंज करना है। अभी मैंने यहाँ पे y से पहले माइनस साइन यूज किया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने बोला कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और फिर दोनों में से कोई से भी एक का साइन चेंज कर दो। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है वो x के डिवीजन में आ जाएगा, जो y का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है वो y के डिवीजन में आ जाएगा, और अगेन दोनों में से कोई सा भी एक साइन चेंज करके कांस्टेंट को चेंज कर दो। तो यहाँ पे कांस्टेंट सी था, यहाँ पे कांस्टेंट k या यहाँ पे कांस्टेंट लैम्डा एज्यूम कर लिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल चाहिए तब तो स्लोप सेम चाहिए,
तो अगर तुम चेक करोगे तो इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी आ रहा है और इस लाइन का स्लोप भी माइनस ए अपॉन बी आ रहा है, ठीक है। बट अगर लाइन परपेंडिकुलर चाहिए तो इस लाइन का स्लोप तो माइनस ए अपॉन बी है। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 से m2 की वैल्यू -1 अपॉन m1 आनी चाहिए, और -1 अपॉन m1 इन दिस केस प्लस का b अपॉन a हो रहा है। तो हमें अब ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्लोप b अपॉन a हो। तो हमने जो लाइन लिखी है, देखो इस लाइन का स्लोप b अपॉन a आ रहा है। स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस b है एंड कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a है, तो स्लोप इज b अपॉन a। ऐसे ही तुम अगर सेकंड वाली लाइन का चेक करोगे तो भी सेम स्लोप b अपॉन a आ जाएगा। ये वाले पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 4 अपने लिखे हैं वो सेम ही है कि सिंस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सिंस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन लेनी है, तो बस कांस्टेंट को चेंज करना है। तो हमने 0 को चेंज करके कुछ k लिख दिया। लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। जिन लोगों को अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो तो लिख भी लेना कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0। तो अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेनी है, दैट इज x इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन लेनी है, तो लाइन की इक्वेशन को अपन x इज इक्वल टू k एज्यूम कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 3x minus 2y plus 5 equal to 0 whose x intercept is -2। फाइंड करो, find equation of line parallel to this line whose x intercept is -2। वो जो लिखा है उसके हेल्प पे तो ये लिख लेंगे। और अब आगे मुझे बताओ k का आंसर क्या आ रहा है। k का आंसर फाइंड कैसे करना है? x इंटरसेप्ट -2 गिवन है, इसकी हेल्प से। k का आंसर आ रहा है 6। करेक्ट है। और इस इंफॉर्मेशन का अपन यूज कैसे करते हैं कि सिंस x इंटरसेप्ट -2, तो इसका मतलब गिवन दैट this line is passing through -2, 0। x इंटरसेप्ट -2 है, तो लाइन -2, 0 से पास कर रही है, ठीक है। तो -2 0 से पास कराया, तो 3 इंटू -2 -0 प्लस k इज इक्वल टू 0 से k का वैल्यू 6 आ गया। k का वैल्यू 6 यहां पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है दैट इज रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू 3x -2y प्लस 6 इक्वल टू 0। k की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? तो इस तरह से जो अपन यहाँ पे k या यहाँ पे k या यहाँ पे लैम्बडा एज्यूम कर रखा है ना, इनकी वैल्यूज क्वेश्चन खुद एक इंफॉर्मेशन देगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं एक बार टाइम भी शुरू कर देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x minus 2y plus 5 equal to 0 whose y intercept is 2। क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया होगा अभी तक, तो देखते हैं कितना क्विकली किसका आंसर आता है। जो आंसर है वो प्रॉपर फाइनल आंसर बताना है। ax plus by plus ck परपेंडिकुलर लाइन bx माइनस ay प्लस k एज्यूम कर लेंगे। हाँ वेदांत, के से काम नहीं चलेगा, पूरा आंसर बताओ। तो अभी 1 मिनट के अंदर ओजस ने और ये तुम्हारा नाम क्या है जो 211 करके लिखा हुआ है? 7। ओके, 2 लोगों ने आंसर दिया है, पर इन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है आंसर, और दोनों का ही अभी इनकरेक्ट है बिकॉज दोनों ने थोड़े अलग अलग मिस्टेक्स किए हैं। वेदांत, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ओके, अब देखो परपेंडिकुलर का केस जो है वो एक बार और ढंग से समझ लो, क्योंकि मैंने अभी ओनली पैरेलल वाला केस ही तुम्हें बताया था। तो यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 5 के परपेंडिकुलर लाइन x का कोफिशिएंट इन दिस केस 3 है एंड y का कोफिशिएंट आयशा ने बोला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। आयशा, y इंटरसेप्ट 2 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। तो 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए, सिंस इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -2, तो हमने कहा कि इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देंगे। तो y का कोफिशिएंट x के साथ चला जाएगा और x का कोफिशिएंट y के साथ चला जाएगा। दोनों में से किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, तो या तो हमने ऐसे लिख लेंगे तो भी चलेगा या फिर ऐसे लिख लेंगे तो भी चलेगा। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो हमने इस केस में तो क्या किया कि x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके y वाले का साइन चेंज कर दिया, तो जो पहले +3 आना चाहिए था वो -3 कर दिया। इसमें क्या किया, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके x वाले का साइन चेंज कर दिया, x का कोफिशिएंट जो -2 आना चाहिए था वो हमने +2 कर दिया। ठीक है, तो कोई सा भी एक यूज कर सकते हो। अभी हम ये वाला यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,2। अब 0,2 से पास कराओगे तो 0 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6 आ रही है, पुट की तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी -2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसी लाइन को हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 बोल सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो अभी देखो सभी को जो डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स तुम लोगों ने की हैं वो क्लियर है। आयशा ने स्लोप तो सही लिखा था लेकिन कांस्टेंट गलत फाइंड किया। साद ने पैरेलल लाइन कंसीडर कर ली आई थिंक, और ओजस ने साइन चेंज नहीं किया, कोफिशिएंट चेंज कर दिए बट साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना।
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें इस तरह से ए एंड बी पॉइंट्स गिवन है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये एम जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे हम m1 m2 इक्वल्स टू -1 यूज कर लेंगे। मतलब कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी लिखना है, फिर स्लोप ऑफ इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, फिर ये मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, और फिर इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। स्लोप ऑफ ए बी इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर स्लोप ऑफ ए बी इज -4/3, देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल्स टू -1 से। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं। बोलो, इफ स्लोप ऑफ ए बी इज -4/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या लिखना है। ओके, लाइन की इक्वेशन उन्होंने बोला 4y, नो पाई माइनस नहीं, ओनली एक मिनट, मैं एक बार वापस क्लियर करता हूँ कि अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट यूज करना है तो हमें सिंपली m1 m2 इक्वल्स टू -1 बोलना है। और इन दिस केस अगर अपन को m1 पता है तो m2 का वैल्यू -1/m1 करके आ जाएगा। तो ये अगर m1 है तो m2 का वैल्यू -1 मतलब कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखो प्लस का 3/4 मतलब कि इसका उल्टा कर दो और साइन चेंज कर दो, हाँ 3/4 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 8 + 2 10 का हाफ 5 और 5 - 3 2 का हाफ 1, तो मिड पॉइंट जो है वो 5,1 आ रहा है। अब लाइन की, अब अपन को स्लोप पता है और पॉइंट पता है। लाइन की इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो इस सिंप्लीफाई किया तो बन रहा है 3x - 4y और ये हो जाएगा 15 - 4 11। तो ये आंसर बोला था क्या, 4y इज इक्वल टू 3x - 11, करेक्ट है जो ओजस ने आंसर फाइंड किया है। तो अभी तुम्हें क्लियर है कि परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तुम लोगों को जैसे पता नहीं पहले अपन ने डिस्कस किया या नहीं, एक बार कंफर्म कर लो कि ट्राइंगल की जो स्पेशल लाइंस हैं कि मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ऑल्टीट्यूड्स, ये चारों लाइंस पता है कौन सी लाइन कौन सी होती है। नो सर। तो अपन एक क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं। क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है
ए बी सी, बी पॉइंट को ले लिया 3,6, सी पॉइंट को ले लिया -के 5,2 और ए पॉइंट को ले लिया 1,3। ठीक है, अब तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of side BC, and third question, equation of altitude C। ये तीनों लाइन की इक्वेशंस बतानी है। मीडियन अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार देख लो, और जिनको पता है वो लोग सॉल्व करो कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें वर्टेक्स ए से पास करने वाली लाइन कौन सी लाइन मीडियन है? जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो बी और सी के मिड पॉइंट से और वर्टेक्स ए से पास करने वाली लाइन इज मीडियन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी, ये तो आई बिलीव नाम से ही क्लियर है कि बीसी साइड के मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो कि बीसी साइड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या कौन सी लाइन है कि ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो वर्टेक्स ए का अगर हमें ऑल्टीट्यूड चाहिए होता फॉर एग्जांपल, तो वर्टेक्स ए से पास करने वाली लाइन जो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे सी से चाहिए तो सी से पास करने वाली लाइन जो ए बी साइड के परपेंडिकुलर है। हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट? मिड पॉइंट फाइंड करने का तो मेथड, मिड पॉइंट का मतलब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब 1:1 का रेशियो। तो अगर ये ए वाला पॉइंट x1 y1 है और ये बी वाला पॉइंट x2 y2 है, तो मिड पॉइंट 1:1 का रेशियो, तो मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अपन को बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्वेश्चन के लिए बीसी सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस -5 -2 अपॉन 2 -1 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखना पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स B और C पॉइंट की हेल्प से समझ आ गए। और A पॉइंट क्वेश्चन में हमें 1,3 दे रखा है, तो जो मीडियन होगा पॉइंट A से पास करने वाला, वो मीडियन AM लाइन ही होगा।
तो इसकी इक्वेशन सिंस अपन को अब 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो ओजस ने बोला है 2y + x = 7, 2y + x = 7। ठीक है, करेक्ट है। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। सेकंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। ये वाला क्वेश्चन अपन ने जस्ट अभी किया ही है। जो ये वाला क्वेश्चन था ना लास्ट वाला, इसमें भी तो हमें 2 पॉइंट दे रखे थे और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही फाइंड करना था। तो बिल्कुल सेम मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। m तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना है -1, 4। स्लोप ऑफ BC फाइंड करो। इसकी हेल्प से स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इसका जो आएगा वो आ जाएगा। फिर इक्वेशन लिख लो। तो बताओ आंसर स्लोप फाइंड करके। y minus 2x equal to 6, y minus 2x 4, 2 equal to 6, and slope of line BC is 2 minus 6 upon 5 minus 3, 8, and 2 minus 6, 4. ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC, B और C के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, तो ये आ रहा है -4 अपॉन -8, यानी कि प्लस का 1/2। अगर BC लाइन का स्लोप 1/2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2 हो गया। एक मिनट, गलत है, स्लोप -2 आ रहा है, तुम्हारा +2 आ रहा है। मेरे कैलकुलेशन ठीक है ना? 2 - 6 अपॉन -5 - 3, तो प्लस का 1/2 BC लाइन का स्लोप आ रहा है। तो फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो +2 होगा, सॉरी -2 होगा। ओजस और वेदांत दोनों का आंसर दोनों चेक करो। तुम लोगों ने स्लोप को पॉजिटिव यूज कर रखा है। हाँ, ओजस अगर x1 - x2 लेना है तो फिर न्यूमरेटर में भी y1 - y2 ही लेना होगा। तो 2x + y = 2, 7 का आंसर आया 2x + y = 2। ये करेक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगी? y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो ये बन जाएगा 2x + y = 2। ये है सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड फाइंड की है। थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अभी तुम्हें देखो क्लियर है क्या खुद को ही क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में वर्टेक्स सी से पास करने वाली वो लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो करो ट्राई थर्ड क्वेश्चन।
एक बार कंफर्म करना कि हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, इस तरह का आपने कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं? ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू सी, तो सी वाला पॉइंट इज -5,2। जो लाइन होगी वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी, तो पहले हम ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ए बी 1, 3 एंड 3, 6। स्लोप ऑफ ए बी, ए वाला पॉइंट 1, 3 था और बी वाला पॉइंट 3,6 था। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 3/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2/3 हो जाएगा। और सी वाला पॉइंट क्वेश्चन ने जो दिया था वो -5,2 है, तो -5,2। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड y minus y1 is equal to m times x minus x1, 2x plus 3y, 5 into 2 10 into 3 into 2 6 plus 4। नहीं वेदांत, तुमने स्लोप में मिस्टेक की है। नहीं, तुमने गलती सॉल्व किया है, पॉइंट भी पता नहीं गलत लिया है और स्लोप भी गलत लिया है। तो स्लोप जो आ रहा है ए बी लाइन का वो 3/2 आ रहा है, तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 आ जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर में स्टेप 1 सबको क्लियर है क्या? स्लोप पता है और पॉइंट तो क्वेश्चन में बोला था कि सी इन विच क्वेश्चन वेदांत हमने ए बी का मिड पॉइंट कहां लिया? बिल्कुल नहीं लिया। ए बी का मिड पॉइंट इन दिस क्वेश्चन तो यूज ही नहीं किया कहीं ना। कहां किया बताओ? हमने ए बी का स्लोप लिखा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखा, सी वाला पॉइंट क्वेश्चन ने -5,2 बता रखा है, तो -5,2 से पास करा के और स्लोप ये वाला यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख दी। देखो क्लियर है क्या? तो हम ट्राइंगल की जो स्पेशल लाइंस हैं, अब मीडियन एंगल, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ साइड एंड ऑल्टीट्यूड, इन तीनों की इक्वेशन तो फाइंड कर सकते हैं। एक और बचता है एंगल बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन अपन भी आगे देखेंगे। बट अभी ये ट्राइंगल वाला पोर्शन, अच्छा ट्राइंगल में हम एक और बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड, तुम लोग नोट करके लिखो। तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन तो क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को लास्ट वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट में? मीडियन, perpendicular bisector of side and last one is altitude. To find internal angles of a triangle ABC, arrange slopes of sides as m1 is greater than m2 is greater than m3, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। और उसके बाद ट्राइंगल का फर्स्ट इंटरनल एंगल इज विदाउट मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा 2 का वैल्यू सेकंड इंटरनल एंगल
तो क्वेश्चन अपन से ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को फाइंड करने को बोल रहा है, और ये अगर ट्राइंगल एबीसी है तो अभी इस डायग्राम में ये ए इंटरनल एंगल है, ये वाला, ये तीनों इंटरनल एंगल्स हैं। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो दिस एंगल इज एक्सटर्नल एंगल, जो हमें नहीं चाहिए, हमें इंटरनल चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स ऑलवेज एक्यूट ही हो, बिकॉज वी नो दैट ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। ये लिख लिया। अब इस पर अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा कि बोल क्या रहा है। बट एक बार स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन ने तीन साइड्स की इक्वेशन गिवन होंगी, उन तीनों साइड के स्लोप्स फाइंड कर लो और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो कि m1 सबसे बड़ा स्लोप है, देन m1 से छोटा स्लोप m2 ले लिया, एंड सबसे छोटे स्लोप को हमने m3 ले लिया। और फिर tan थीटा का फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया था, हमने जो भी बोला भी था, उस फॉर्मूले को बिना मॉड के ही हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इंटरनल एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर ए बी साइड का इक्वेशन जो है वो ऐसे कुछ है। बीसी साइड का इक्वेशन और सी ए साइड का इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है। अब तुम सॉल्व करने के लिए एक बार तुम लोग क्वेश्चन तो लिखो, और क्वेश्चन लिख के पहले स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी ए, ये तीनों नंबर्स को एक बार लिखो। और ये बताओ कि m1 किसे लेंगे? m1 हमने बोला था कि जो ग्रेटेस्ट स्लोप है वो m1 होगा, सेकंड नंबर वाला m2, एंड थर्ड सबसे स्मॉल जो नंबर आएगा स्लोप में, दैट इज m3। स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो आ रहा है वो -2 आ रहा है, स्लोप ऑफ बी सी 1 आ रहा है, स्लोप ऑफ सी ए -3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये हो जाएगा m1, सेकंड नंबर ये वाला है, एंड थर्ड नंबर इज दिस वन। अभी तक की बात समझ आई? तो सबसे पहला स्टेप है कि जो स्लोप्स हैं उनको तो हमने लिख लिया, बट उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, इस ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने ओनली एंगल ए फाइंड करने को बोला है। ओनली एंगल ए चाहिए, तो ए कौन सी लाइन से बना होगा? ए बी और ए सी लाइन से बना होगा। एंगल ए बी और ए सी लाइन से बना होगा। तो हमें अभी ए बी लाइन का स्लोप यूज करना है एंड ए सी लाइन का स्लोप यूज करना है। अगर देखें तो अब यहाँ पे m2 और m3 का यूज करना है। तो अब हम बोलेंगे क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू m2, या tan डायरेक्टली tan a इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। ठीक है, और m2 का वैल्यू इज -3/2, m3 का वैल्यू इज -2। तो
तो ये आ रहा है 2 माइनस 3/2 इज 1/2 एंड ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1 + 3 4। अगर वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं आती है तो हम tan इनवर्स के टर्म में अपना आंसर लिख देंगे। तो अब यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले हमने जब लाइन का स्लोप लिख लिया तो ये डिसाइड किया कि विच वन स्लोप इज m1 विच इज m2 विच इज m3। और ये डिसाइड कैसे किया कि हमें m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 इस वाले फॉर्म में रखना था। ठीक है, ये डिसाइड करने के बाद फिर हमने कहा कि सिंस क्वेश्चन ने एंगल ए का इंटरनल एंगल पूछा है तो हमने ये देखा कि एंगल ए कौन सी लाइन से बनेगा, ए बी लाइन और ए सी लाइन से, जिनमें ए आ रहा है तो ए बी और ए सी से बनेगा। ए बी और ए सी के स्लोप्स को अपन ने m2 और m3 बोला हुआ है। और tan ऑफ ए का फॉर्मूला, अब जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें हमने मॉड नहीं लगाया था तो हमें ध्यान क्या रखना है कि m1 m2 है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विदाउट मॉड, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाए कि एंगल इंटरनल एंगल बी फाइंड करो, चलो तो तुम लोग बताना इंटरनल एंगल बी का आंसर इसी क्वेश्चन में। इंटरनल एंगल बी या tan ऑफ बी का आंसर बता दो, चैट बॉक्स में लिखने में आसानी हो जाएगी। tan ऑफ बी क्या आता है तो सॉल्व करो। विदाउट मॉड वाला जो कंसेप्ट है ये ओनली ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई भी दो रैंडम लाइंस के बीच के एंगल की बात कर रहा है तब तो फिर इंटरनल वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं बचता, बिकॉज दो लाइन है तो ओनली दो एंगल्स होंगे और हम मॉड लगा के एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे, उससे फिर ऑब्ट्यूस एंगल पाई माइनस करके आ जाएगा। तो -3 आ रहा है वैल्यू। ओके, चेक करते हैं। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि बी कौन कौन सी लाइन से बनेगा, तो वो ए बी लाइन एंड बी सी लाइन से बनेगा। ए बी लाइन के स्लोप को हमने m3 बोल रखा है और बी सी लाइन के स्लोप को हमने m1 बोल रखा है। तो tan ऑफ बी का वैल्यू अगर हम उसी फॉर्मूले में ऑर्डर से जाएं तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3 यूज करेंगे। तो m3 इज इक्वल टू -2, m1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू 1। तो ये नंबर आ रहा है -2 -1 अपॉन -1 +3 आ रहा है, -3 आ रहा है। तुमने m1 माइनस m3 तो यूज नहीं कर लिया, m3 माइनस m1 यूज करना है। वापस से देखो इस वाले फॉर्मूले में m3 मतलब m1 के बाद m2 के बाद m3 के बाद m1 ऐसे कुछ। ठीक है, एक साइक्लिक ऑर्डर है m1 m2 m3। तो m1 माइनस m2 आएगा, फिर m2 माइनस m3 आएगा और फिर m3 माइनस m1 आएगा। m1 माइनस m3 नहीं करेंगे बिकॉज m1 माइनस m3 कर दिया तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, एंगल ही चेंज हो जाएगा। तो आई बिलीव तुमने m1 माइनस m3 किया है। ओके, तो m3 माइनस m1 करेंगे और m3 माइनस m1 करने से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अपन tan c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और tan c का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो सॉल्व करने के बाद tan c जो आएगा वो m1 m2 से m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, तो ये हो गया 5/2 अपॉन -12 -5 आ रहा है। ठीक है, tan c का वैल्यू -5 आ रहा है। ओके, तो देखो अभी तो क्वेश्चन ने जो अब
इसको पूरे क्वेश्चन को एक बार समराइज करें तो क्वेश्चन क्या था कि अपन को क्वेश्चन है एक ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशन दे दी और ओनली इंटरनल एंगल ए फाइंड करने को बोला। तो हमने पहले तीनों लाइन के स्लोप्स लिखे, फिर ये डिसाइड किया कि कौन सा स्लोप कौन सी लाइन का है, मतलब कि m1 किसे लेना है, m2 किसे लेना है, m3 किसे लेना है, और वो हमने इस वाली कंडीशन की हेल्प से डिसाइड किया। फिर हमने कहा कि ए एंगल AB और AC के इंटरसेक्शन से बनेगा, तो AB और AC के स्लोप्स को हमने M3 और M2 बोला हुआ है। तो फॉर्मूले में हमें अब M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3 यूज करना है। तो हमने ये यूज किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 1/8। फिर अगर B पूछा होता तो सेम मेथड यूज करेंगे, बट B के लिए अभी M1 और M3 स्लोप्स का यूज कर रहे हैं। तो M1 और M3 का स्लोप्स का अगर यूज करना है तो हमें M3 माइनस M1 करके, और C के लिए M1 M2 का यूज किया है तो उसके लिए M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, फिर M2 माइनस M3, फिर M3 माइनस M1। समझ आ रहा है? M1 मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर जो मैंने अभी यहां पे ड्रॉ किया है कि M1 माइनस M2, फिर M2 माइनस M3, फिर M3 माइनस M1। अभी ये तो ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ने इंटरनल एंगल्स पूछे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये ट्राइंगल जो है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, बताओ जरा। ऑब्ट्यूट। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ये पता कैसे चला? ये पता चला हमें tan ऑफ C की वैल्यू से। Since tan of C is negative, that means angle C is obtuse angle. Tan of A is positive, A acute है। tan of B पॉजिटिव आ रहा है तो B भी acute angle है। तो A और B तो acute angle है और C in this case obtuse angle है। तो अगर क्वेश्चन अपन से कभी पूछे कि ट्राइंगल, कोई भी गिवन ट्राइंगल acute या obtuse angle कौन सा है, तो हम यही मेथड यूज करेंगे कि इंटरनल एंगल A, B और C का tan फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि अगर हमने tan ऑफ A फाइंड किया और वो नेगेटिव आ गया तो अब आगे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, tan ऑफ B, tan ऑफ C फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर tan ऑफ A नेगेटिव आ गया तो, क्योंकि एक ट्राइंगल का मैक्सिमम एक एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है। समझ रहे हो बात को? एक ट्राइंगल का ओनली एक एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है। तो इसका मतलब कि tan B एंड tan C डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाले हैं अगर हमारा tan ऑफ A नेगेटिव आ गया तो। बट अगर बट अगर tan ऑफ A पॉजिटिव आ गया तो हम tan B फाइंड करेंगे। tan B अगर नेगेटिव आ गया तो समझ आ गया ऑब्ट्यूस है। tan B भी पॉजिटिव आ गया तो हम tan C फाइंड करेंगे। और अगर tan C भी पॉजिटिव आ गया तो फिर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज तीनों ही एंगल्स एक्यूट आ रहे हैं। और अगर tan C नेगेटिव आ गया जैसे इस केस में आ रहा है तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है? सर ये मेथड से हमको पता चल सकता है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कभी भी इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन को देखोगे और समझ आ जाएगा कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ट्राइंगल ABC is right angled triangle where AB is 2x minus y plus 3 is equal to 0. BC is y plus x minus 7 equals to 0. CA is x plus 2y equals to 5. बिना पेन चलाए बता सकते हो और बताओ इज इट ट्रू? यस सर, इट इज ट्रू। और लोगों को समझ आया? इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो बताओ इसका कौन सा वर्टेक्स राइट एंगल वर्टेक्स है? सी, सॉरी ए। तो अब देखो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल वाला केस ऑलवेज बहुत सिंपल क्यों हो जाएगा, बिकॉज अगर हम ऑब्जर्वेशन पे जाएं और इस लाइन का स्लोप देखें तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप समझ आ रहा होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1, या फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन AB है। मतलब कि सॉल्यूशन में हमने क्या बोला? सॉल्यूशन में बोला कि AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC लाइन। ये चीज के लिए पेन नहीं चलाना पड़ा, सिर्फ देखा हमने। समझ आ रही है वाली बात?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी हो जाती है। तो इन दिस केस ए बी एंड ए सी लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स, और सिंस ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर लाइन्स, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ए आएगा, तो वहीं पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलो अपन आज की क्लास में यहां तक ही रखते हैं। और एक बार, क्योंकि अभी अब इस वीक में अपनी और कोई क्लास नहीं है, तो अभी तुम अपने लेक्चर नोट्स को एक बार ढंग से पढ़ना। हमने स्ट्रेट लाइन में काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट मैं होमवर्क डिस्कस करूं उससे पहले अपने लेक्चर नोट्स को पहले कंप्लीट प्रॉपरली पढ़ो। लेक्चर नोट्स में अपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और इसमें कई सारी चीजें अपन को कवर करनी है। अभी होमवर्क, क्योंकि तुम्हारे इस शीट में थोड़े क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो मैं होमवर्क फिर बता तो देता ही हूँ। तुम लोग सबसे पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 के तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, 1 to 7 आई थिंक बताया था। 1 to 7 के बाद तुम अब इन चैप्टर एक्सरसाइज सब में लोकस का क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। अभी तो इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो अभी तो तुम बस क्लास नोट्स ही पढ़ लो, क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन कर लो। एक्सरसाइज 1A में मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 1A में से कुछ कर सकते हो। एक्सरसाइज 1A में कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25 तुम लोग कर सकते हो, बट अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर लोकस वर्ड आ रहा है तो उस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना। एक क्वेश्चन में है, 21 में है, पर अगर किसी और में भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, जिस भी किसी क्वेश्चन में लोकस वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25 तक तुम लोग सॉल्व कर लेना, और जो भी डाउट्स होंगे वो बने, जो भी अपनी डाउट क्लास लगेगी ना उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये मैं भी लिंक एंड कर रहा हूं। कोई डाउट किसी को पूछना है? चलो ठीक है, बाय।